हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश डेस्कटॉप श्लोक पे एक शॉर्ट जो कि होता है कि सेंट्रल आइडिया। एग्जाम में बहुत बार ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें यह सेंट्रल आइडिया जरूर पूछा रहता है। ठीक है ना। इस सेंट्रल आइडिया को कैसे हम लोग समझे, आखिर ये पोयम है क्या, पोयम में बताया क्या जा रहा है, उस पोयम को गहराई से और कॉन्सेप्ट से ऐसे समझेंगे कि दोबारा भूलना ना पाए। ठीक है ना। तो आज का हमारा वीडियो है डेस्कटॉप स्नो पे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया। अभी कुछ सेंट्रल आइडिया अभी है जो कि इसको इरेज करने के बाद लिखूंगा, 2 से 3 लाइन होगा, उतने सेंट्रल आइडिया में आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है ना। वो भी आखिर पोयम में है क्या, पोयम कैसे बताया गया है, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिस ब्यूटीफुल पोयम डस्ट ऑफ स्नो कैसे लिखना है उसको समझिएगा। ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया लिखने का जो स्टाइल मतलब कि जो होता है ना, उसको फॉलो करिएगा कि कैसे लिखे कि एग्जामिनर खुश हो जाए और नंबर पूरा दे दे। ठीक है ना। और क्या क्या लिखना जरूरी होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, डस्ट ऑफ स्नो पहले लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल पोएम, फिर ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में डस्ट ऑफ स्नो डाल देंगे और उसका नाम चैप्टर का इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना आपको सभी सेंट्रल आइडिया में लिखना है। कोई भी फॉग है तो कोई भी एटलांटिस का जो लिखा गया है द ट्री वाला, ठीक है ना, इतना ही लिखना है। दिस ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसका यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे राइटर का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर बताना है कि इस पोएम में है क्या। इन दिस पोएम पोएट्स मूड वाज सैड। इन दिस पोएम पोएट्स वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री एंड शुक डाउन द ट्री। इसका अर्थ क्या है उसे अब हिंदी में समझिएगा। ठीक है ना। बताया जा रहा है कि यह ब्यूटीफुल पोएम जो कि डस्ट ऑफ स्नो है और इसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और इस कविता में एक पोएम में, इस पोएम में, ठीक है ना, इस कविता में जो पोएट होता है ना, जो कवि होता है, उसका मूड पहले सही रहता है। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कितने लोग कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि पहले खुश था या दुखी था। पहले वो खुश था, ठीक है ना। जब वो जाता है, इसका मूड, जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है और कौवा मतलब कि पेड़ को हिला देता है, कुछ जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं उसके पार्टिकल उसके ऊपर गिर जाते हैं, शोल्डर पे गिरते हैं, ठीक है ना, तब उसका मूड चेंज हो जाता है, वो सैड हो जाता है। ऐसे समझिएगा। ठीक है ना। पहले क्या होता है, मूड वाज सैड। इन दिस पोएम पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री एंड शुक डाउन द ट्री। इतना ही समझिएगा अभी। ठीक है ना। इस पोएम को अच्छे से समझिएगा और हिंदी में आप लोग अगर ट्रांसलेशन सही होगा, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें बताया क्या जा रहा है, एक पोएट था, पहले इसका नाम शुरू करेंगे। ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में होता क्या है, इस पोएम में एक कवि होता है जो कि उसका मूड पहले से सही रहता है, और फिर क्या होता है, जब जाता है हेमलॉक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे बैठता है, तो एक कौवा आता है। ठीक है ना। कौवा आता है तो पेड़ को हिला देता है, और पेड़ पे क्या होते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं, इसके ऊपर गिर जाते हैं, तब इसका मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसका मूड फिर से सही हो जाता है। ठीक है ना। उसको थोड़ा आगे अगली वीडियो में लिखेंगे, मतलब कि इसको इरेज करने के बाद। ठीक है ना। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। इतना समझ गया ना। पहले क्या लिखना है, पोएम का नाम, फिर उसका लेखक, फिर उस जो पोएम में है जो बताया जा रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट यानी सभी लेसन को कवर किया जाएगा। ठीक है ना, ट्रिक से, और क्या क्या मेन है उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो चलिए अभी और शुरू करते हैं इसके बाद, इरेज करने के बाद। हाँ तो दोस्तों, अगला पार्ट जो कि पहला पार्ट तो हो गया जहाँ तक उसका मूड खराब हो गया था पोएट का। ठीक है ना। अब क्या शुरू होता है, द डस्ट ऑफ स्नो हैड fallen on the poet's shoulder after this indicate the poet's mood become rude whole rest day। ठीक है ना।
तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये है कि द डस्ट ऑफ स्नो जो है हेड फॉलर यानी गिरता है पोएट के शोल्डर, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो होता है ना, जब कौवा पेड़ हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो होता है पेड़ पे, वो पेड़ पे जो होता है डस्ट ऑफ स्नो कहाँ गिरता है? पोएट के शोल्डर पे, ठीक है ना। शोल्डर पे गिरता है तो इसका मूड जो इंडिकेट है, उसका मूड बिकम रूड, कुछ समय के लिए बस उसका मूड अच्छा नहीं चलता है, ठीक है ना। कुछ समय के लिए मूड उसका बहुत सैड हो जाता है, लेकिन आफ्टर टाइम उसका मूड जो कि चेंज होके हैप्पी हो जाता है, ठीक है ना। बस यही था हमारा इस डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़े हम लोग? एक पोएट था, ठीक है ना, जो उसका पहले से मूड कैसा था? हैप्पी था, लेकिन आता है पेड़ के नीचे, कौन सी पेड़ के नीचे? हेमलॉक ट्री। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक। हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे आता है, बैठता है, फिर देखता है कि वो देखता क्या है? देखता है कि डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है ना। फिर कौवा भी आता है, पेड़ में बैठता है, तो क्या होता है? कौवा पेड़ हिला देता है, हिलाने के बाद क्या होता है? जो उसमें डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल होता है ना, उसके शोल्डर पे गिरता है। शोल्डर पे गिरने के बाद क्या होता है? उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। और गुस्से उसका कुछ टाइम जो स्पेंड करता है गुस्से में करता है, ठीक है ना। और उसके कुछ समय बाद अच्छा हैप्पी फील करता है, जो कि उसका मूड भी बहुत ही संतुलन यानी कि बहुत हैप्पी हो जाता है, ठीक है ना। बस यही था हम लोग का कॉन्सेप्ट, जो कि टेस्ट ऑफ स्नो क्लास टेंथ का है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में कौन सा आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए, वो भी बेसिक टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के हर चैप्टर का रिवीजन प्लस वन शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।